हिंदी फिल्मों की ट्रिविया में दिलचस्पी लेने वालों के लिए आज मेरा सवाल है। हिंदी सिनेमा का इतिहास 100 साल से ज्यादा पुराना है और हजारों निर्देशक आए और गए। लेकिन हिंदी सिनेमा के पर्दे पर बतौर निर्देशक सबसे लंबा नाम अब तक कौन सा रहा है? ये सवाल मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि आज जब मैं फिल्म ग्राउंड जीरो देख रहा था, तो पर्दे पर इसके डायरेक्टर का नाम आता है, तेजस प्रभा विजय देउस्कर। तो ये नाम देखने के बाद मुझे लगा कि हिंदी फिल्मों में और कौन से डायरेक्टर हुए हैं जिनका नाम इतना लंबा पर्दे पर आया हो, या फिर ये जो नाम है तेजस प्रभा विजय देउस्कर, ये अब तक का सबसे बड़ा या सबसे लंबा नाम है। तो अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी हो तो जरूर लिखिएगा, और नहीं तो मैं भी ढूंढूंगा, आप भी ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। और ग्राउंड जीरो इस फिल्म में इमरान हाशमी हीरो हैं, और पर्दे पर उनका नाम भी लंबा है, मतलब कहानी में जो उनका कैरेक्टर है उसका नाम भी लंबा है, नॉर्मल नहीं है, एक या दो वर्ड वाला नहीं है। यहाँ उनका नाम है नरेंद्र नाथ धर दुबे। वो बीएसएफ के ऑफिसर बताए गए हैं इस फिल्म में। तो ये दोनों ही नाम लंबे हैं, तो मेरा ध्यान जो है इन पर गया। तो फिल्म जब आज मैंने देखी तो इसको दरअसल अब मैंने गौर किया कि दर्शक एक अलग रोशनी में भी देख रहे हैं, क्योंकि ये बीएसएफ के ऑफिसर की कहानी है और कश्मीर की कहानी है। तो हाल ही में जो पहलगाम में घटना हुई है, जिसमें आतंकवादियों ने लोगों को चुन चुन कर मारा, धर्म पूछ कर जो है वो गोलियां चलाई, हत्या की। तो बहुत सारे दर्शक ऐसे भी आए जो इस कहानी को उस रोशनी में देख रहे हैं, थोड़ा सा इमोशनली ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। लेकिन ये कहानी अभी की नहीं, ये कहानी जो है आपको साल 2000 और 2001, 2002, 3 में ले जाती है। तो जो नरेंद्र दुबे जो होते हैं बीएसएफ के ऑफिसर, वहां पोस्टेड रहते हैं कश्मीर में, और वहां आतंकवादी सक्रिय हैं, और उनके वहां रहने के दौरान आतंकवादियों के का एक पिस्तौल बाजों का गुट होता है, और वो आते जाते चोरी छुपे जो है भरी भीड़ में बाजार में किसी भी आर्मी ऑफिसर के ऊपर गोली चलाकर उसे खत्म कर देता है। और फिल्म में जिक्र आता है कि नरेंद्र दुबे साहब के वहां ऑफिसर होते हुए 3 साल में लगभग 70 फौजियों की इस तरह से हत्याएं की गई। अब वहां पर कुछ नाम भी आते हैं कि फला आतंकवादी है, फला आतंकवादी है, लेकिन वो अक्सर आतंकवादी जो होते हैं, सेना जो होती है उससे एक कदम आगे चलते हैं, मार के भाग जाते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे घटनाओं को भी कभी कश्मीर में अंजाम देते हैं। लेकिन फिल्म में आता है जो दिल्ली में संसद पर 2001 में हमला हुआ, उसका जो मास्टरमाइंड था, बहुत सारे लोग थे मगर उसमें जो मास्टरमाइंड था वो गाजी बाबा, वो यहाँ पर है। लेकिन जो दिल्ली में बैठे हुए जो गुप्तचर एजेंसीज या जांच एजेंसीज के जो लोग हैं, वो मानते हैं कि वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पे कहीं छुपा है। जबकि नरेंद्र दुबे के पास ये खबर होती है कि वो कश्मीर में ही कहीं कहीं छुपा हुआ है, मतलब उनकी रेंज में ही उसे पकड़ा जा सकता है। वो बार बार इस चीज के लिए ऑफिसर्स को आगे बताते हैं और कहते हैं कि हमें उसकी घेराबंदी करना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, उसे मार गिराना चाहिए। लेकिन उनकी बात पर भरोसा नहीं किया जाता है। इस कहानी में बताया गया कि 2003 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कश्मीर के दौरे पर जाते हैं और आतंकवादी जो होते हैं उनको भी इस बात की खबर होती है, तो वो बड़ी योजना बनाते हैं, और जिसमें गाजी बाबा भी शामिल होता है। और वो काफिले पर हमला भी करते हैं, लेकिन वो हमला नाकाम रहता है। इसके बाद में जो नरेंद्र दुबे होते हैं, वो अपनी रिस्क पर सीनियर्स के जो ऑर्डर होते हैं उनको लेके एक तरीके से उनको अनफॉलो करके या उनको ना मानते हुए, जहां ये गाजी बाबा होता है, उसको जो खुफिया जानकारी इनको मिली है होती है, उसी के आधार पर एक छोटी सी टुकड़ी में जिसमें 3 ही लोग होते हैं, उनके समेत 2 लोग और होते हैं, 3 ही लोग जो होते हैं उसके ठिकाने पर हमला कर देते हैं कि आज उसे मार गिराएंगे। और बाद में जब तक बाकी फौज को खबर पहुंचती है, बाद में ऑपरेशन के लिए सेना भेजी जाती है, तब तक ये अंदर उसके ठिकाने में घुसकर किस तरह से उससे मुठभेड़ करते हैं पूरी बहादुरी के साथ में। 7 गोलियां इनके बदन में लगती हैं। इनका एक साथी जो होता है वो वहां शहीद हो जाता है, एक साथी बुरी तरह से घायल होता है, और ये भी घायल होने के बाद किस तरह से उस गाजी बाबा को मार देते हैं। तो ये सारा घटनाक्रम, और दरअसल फिल्म का क्रक्स यही है। अब इसको दिखाने के लिए डायरेक्टर और उनकी जो टीम है राइटर्स की, उन्होंने एक पूरा जो है घटनाक्रम जो है 3-4 सालों का वो बुना है।
अब इस फ़िल्म को जैसे मैंने कहा कि पहलगाम की रोशनी में देख रहे हैं, थोड़ा-सा एक इमोशनल कनेक्ट फ़ील होता है लोगों को। लेकिन अगर वास्तव में ऐसी इस फ़िल्म को देखें तो ऐसी फ़िल्में हमने पहले भी देखी हैं और इस फ़िल्म का दूसरा हिस्सा तो इंटरेस्टिंग है इंटरवल के बाद में, जहाँ पे कहानी में थोड़ी कसावट आती है, जहाँ घटनाक्रम तेज़ हो जाते हैं। लेकिन पहला हिस्सा बहुत डल है। दरअसल उस सेकंड हाफ को एस्टेब्लिश करने के लिए ऐसा लगता है कि पूरा फर्स्ट हाफ जो है बनाया गया है। अब 2 घंटे से ज़्यादा का सिनेमा है ये, तो उसमें एक लंबा अरसा जो उस तरह से निकल जाता है जिसमें जो हीरो है इमरान हाशमी उसकी फैमिली लाइफ को भी एस्टेब्लिश किया जा रहा है, आतंकवादियों के घटनाक्रमों की भी को भी एस्टेब्लिश किया जा रहा है, कश्मीर की समस्या को भी कहीं न कहीं दिखाया जा रहा है कि सिर्फ़ कश्मीर की ज़मीन नहीं, कश्मीर के लोग भी हमारे अपने हैं। किस तरह से वो लोग जब उनके पास खाने को नहीं है, जब उनके पास पैसा नहीं है, जब उनके पास काम नहीं है, तो किस तरह से वो आतंकवादियों के जो है वो चंगुल में फँस जाते हैं, उनकी अपनी मजबूरी। फ़िल्म इन तमाम चीज़ों को एस्टेब्लिश करती है और ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो नए नहीं हैं, जिनके बारे में हम सभी कम ज़्यादा करके जो है वो जानते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपको पता है और इनको एस्टेब्लिश करने में डायरेक्टर समय ले रहा है, कहानी जो है समय ले रही है, तो आपको लगता है कि असली मुद्दे पर आने से पहले की ये तैयारी है और वो तैयारी में आपकी कोई बहुत खास दिलचस्पी होती नहीं है। तो इस कारण से ये फ़िल्म बहुत स्लो और बोर महसूस होती है फर्स्ट हाफ में। तो वो जो स्क्रिप्ट की कसावट होनी चाहिए थी या जो कुछ ऐसे नए घटनाक्रम वहाँ होने चाहिए थे, जो थोड़ा-सा एक थ्रिलर को बिल्डअप करने के लिए जो है काम आते हैं, वो अगर होते तो ज़्यादा बेहतर लगता। अब जैसा इमरान हाशमी की एक फैमिली लाइफ भी दिखाई गई है। फैमिली लाइफ में सीन्स की जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दोहराव हैं। वो 2-3 सीन आते हैं जब वो अपने बेटे को या तो क्रिकेट खिला रहे हैं या सिखा रहे हैं और कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। जो उनकी बच्ची है उसके साथ स्कूल के सीक्वेंस है, स्कूल भेजा जाना उसको या स्कूल की तैयारी हो रही। वाइफ के साथ में एक आध रोमांटिक सीन है फिर या फिर यही है कि अच्छा ड्यूटी से जल्दी आ जाना या फिर ये कि ठीक है मैं आता हूँ, कुछ फाइलें साइन करना बाकी है। तो हर बार वो ये कह के जो है घर देर से पहुँचते हैं। तो वो दृश्यों में कुछ नयापन नहीं है और बहुत नाटकीय लगते हैं वो। तो इस लिहाज से जो है फ़िल्म थोड़ी-सी फर्स्ट हाफ में जो है काफ़ी डल महसूस होती है। सेकंड हाफ में थोड़ा-सा जब गाज़ी बाबा वाला हिस्सा आता है, तब ज़रूर लेकिन यहाँ भी समस्या ये है कि इस फ़िल्म में गाज़ी बाबा को ठीक से दिखाया ही नहीं गया है। तो वो जो होता है कि आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, वो चेहरा कौन है, वो मिसिंग होता है। स्क्रिप्ट में बहुत सारे लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से ये फ़िल्म एक तरीके से बहुत बिखरी और बहुत ढीली मालूम पड़ती है। शूटिंग के लिहाज से ठीक है कि खूबसूरत है कश्मीर और उसको जिस तरह से शूट किया गया है, जिस तरह से तमाम घटनाक्रम वगैरह दिखाए वो भी ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो है फ़िल्म उस तरह से एंटरटेन करने के लिए नहीं आप ये भी कह सकते हैं इस फ़िल्म को, लेकिन जैसे बाँधना चाहिए, जैसे पकड़ना चाहिए, ये फ़िल्म वो नहीं कर पाती। फ़िल्म में 3-4 गाने भी आते हैं ख़ास तौर पे जो बैकग्राउंड में ही बजते हैं वो गाने। गाने ठीक हैं, म्यूज़िक ठीक है, म्यूज़िक उतना बुरा नहीं है। सुनने में वो गाने अच्छे लगते हैं। देश प्रेम की बात आती है, मिट्टी की, वतन की बात आती है, अच्छे लगते हैं वो गाने। एक्शन भी ठीक है, लेकिन असली समस्या जो है वो स्क्रिप्ट में है। अगर इसको थोड़ा बेहतर ढंग से लिखा जाता, तो ये फ़िल्म जो है काफ़ी अच्छी भी हो सकती थी। इमरान हाशमी ने अपना रोल ठीक किया है, लेकिन बात वही है कि क्योंकि सामने जब विलेन ही नहीं है, वो चेहरा ही नहीं है जिससे उन्हें लड़ना है, तो आखिरकार वो किसके खिलाफ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो बात बनती नहीं है, उस तरह से पकड़ नहीं पाते हैं। ओवरऑल फ़िल्म एक बार आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ऐसा कुछ बहुत विशेष नहीं है कि जिसके लिए कहा जाए कि ये फ़िल्म जो है मस्ट वॉच है। अगर आपने ये फ़िल्म देखी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। नमस्कार।